तो दोस्तों आज हम 11th क्लास की साइंस का साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है हम पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए अपन पढ़ेंगे और मैं आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा। मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा और इस चैप्टर को अभी भी कुछ कमी रह गई है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बेसिकली हम जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, सब्जी का पकना। ये सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आइए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए एवं और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आप बताओ दोस्तों, गर्मियों में जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो आपको पता है कि दोस्तों गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आर्द्र वायुमंडल क्या होता है, इसको अपन पहचानेंगे। ये जो आर्द्र वायुमंडल है ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, आर्द्र वायुमंडल बोलते हैं। वायु में जाने पर आपको ऐसे लगता है कि जो पानी की बूंदें हैं वो हमारे संपर्क में आ रही है, तो इसको बोलते हैं आर्द्र वायुमंडल। तो आपने देखा होगा जो लोहे का तवा है, तसला है और जो कील है, अगर इनको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो इनके ऊपर जंग लग जाएगी दोस्तों। क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। अंगूर का किण्वन हो जाता है। आपने देखा होगा जब अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या होता है, तो अंगूर का किण्वन हो जाने से अपने पास शराब बनती है दोस्तों। क्या बनती है दोस्तों, शराब बनती है। भोजन पकाया जाता है तो इसमें भी अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इसके अलावा हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये भी क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो आप लोग कि रासायनिक अभिक्रियाएं कब कब होती है। जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है क्या होता है, लोहे का तसला अथवा लोहे का तसला अथवा तवा अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है, अंगूरों का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। ये सभी क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये सभी क्या है, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अपने पास। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, तो हम सांस लेते हैं जब, तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति अथवा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो सही बात है दोस्तों, इन सभी स्थितियों में, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति अथवा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप इस बात को अंडरलाइन कर लो दोस्तों कि जब किसी पदार्थ में, यहाँ से जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम आगे आते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो देखते हैं, आइए इन क्रियाकलापों के माध्यम से हम समझते हैं। तो अपने पास क्रियाकलाप 1.1 है दोस्तों। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंख पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। अब आपको देखना है दोस्तों, ये अपने पास मैग्नीशियम रिबन है, इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे अपन। लेकिन इसमें आपको बोला गया है कि मैग्नीशियम, देखो दोस्तों सबसे पहले मैग्नीशियम होती क्या है। मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु होती है जो मुलायम धातु होती है ये। ठीक है, तो इसका रिबन पाया जाता है। इसके रिबन को अपन क्या करेंगे, ये जो आप देख सकते हो, ये जो अपने पास ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है दोस्तों, ये बर्नर है, बर्नर। इस बर्नर की सहायता से, ये जो बर्नर है इसको हाथ से पकड़ रखा है, इस बर्नर की सहायता से ये जो ये चिमटा है,
ये जो चिमटा है, चिमटे की सहायता से ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इस रिबन को जलाकर और इसका जो चूर्ण प्राप्त होता है उसको इसको चाइना डिश बोलते हैं दोस्तों। ये जो बर्तन टाइप का है इसको चाइना डिश बोलते हैं। और इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं उसका जो चूर्ण प्राप्त होता है वो गिराते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए, जो मैंने क्रियाकलाप है आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इसको हम पढ़ते हैं। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है 3-4 सेंटीमीटर जितना, और उसको क्या करना है, रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है। अब एक क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है अपने ऊपर। तो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाने के कारण वो जब उसको जलाते हैं अपन, तो वो आसानी से नहीं जलता है। इसी वजह से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैब या बर्नर में इसका दहन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्पिरिट लैब है ये क्या होता है, स्पिरिट लैब है, और ये जो बर्नर है ये क्या होता है। देखो, स्पिरिट लैब और बर्नर दोनों का एक ही मतलब होता है। ये जो नीचे ये जो ज्वाला लगाने के काम आ रहा है ये बर्तन, इसी को बोलते हैं अपन स्पिरिट लैब। इसी को क्या बोलते हैं, स्पिरिट लैब, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, बर्नर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, समझ में आ गया आपको। आइए आगे पढ़ते हैं। तथा इससे बनी राख को इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैब या बर्नर से इसका दहन कीजिए, तथा इसे इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि एक चित्र 1.1 में दिखाया गया है। अब देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाते हैं तो जो राख प्राप्त होती है दोस्तों, उसको इस वॉच ग्लास में अपन को इकट्ठा कर लेना है। ये जो वॉच ग्लास है इसको अपन वॉच ग्लास बोलते हैं, कटोरे नुमा है। इसमें जो मैग्नीशियम रिबन को अपन यहाँ से जलाएंगे तो इसकी जो राख बनेगी उसको यहाँ पे नीचे वॉच ग्लास में अपन को क्या कर लेना है दोस्तों, इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद में आगे देखिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूरी रखिए। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसको अपन को अपनी आंखों से दूर रखना है। किससे दूर रखना है, आंखों से, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक जलती हुई सफेद ज्वाला के साथ जलता है जो अपने को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपन, आपने क्या परीक्षण किया। अब देखिए, ये जो चित्र है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में, अब देखो ये जो पाउडर बना है, ये जो पाउडर यहाँ पे बना है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है दोस्तों। किसका पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को वॉच ग्लास में, ये जो वॉच ग्लास है कटोरा नुमा, यहाँ पे इस वॉच ग्लास में अपन ने क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो अपन जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे दोस्तों, तो यह चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ, किसके साथ, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलेगा। चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है ये दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह कौन सी ज्वाला के साथ जलता है। तो आपको ध्यान रखना है, चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है ये मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब। और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और इसका जो चूर्ण होता है वो कौन से कलर का होता है दोस्तों, ये जो इसका चूर्ण होता है वो सफेद कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक है, और इसके अलावा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, वायु में आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जो होने वाली अभिक्रिया है उसके कारण अपन को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज अंडरलाइन कर लो आप लोग। चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रियाकलाप 1.2 और 1.3 देखेंगे अपन दोस्तों। तो क्रियाकलाप 1.2 क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप 1.2 में बोला गया है कि एक परखनली में लेड जिसको अपन सीसा भी बोलते हैं, लेड को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेड को सीसा भी बोलते हैं अपन। ठीक है,
तो एक परख नली में लेड, लेड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास दोस्तों, लेड का फॉर्मूला होता है पीबी, लेड का फॉर्मूला क्या होता है पीबी। तो एक परख नली में लेड, जिसको अपन सीसा भी बोलते हैं, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है। अब दोस्तों लेड नाइट्रेट क्या होता है, अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है पीबी ब्रैकेट में NO3 और इसके बाहर का होल ट्वाइस। ये क्या होता है अपने पास, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। ये अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों केवल, ठीक है। और इसके बारे में बाकी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो लेड नाइट्रेट का क्या रखना है आपको दोस्तों, इसका घोल लेना है एक किसमें, परखनली में। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, और इसमें क्या मिलाना है दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या मिलाना है अपन को, पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास KI। क्या होता है दोस्तों, KI। ये पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करना है, एक परखनली में लेड नाइट्रेट लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। तो अपन देखेंगे कि जो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा अपने पास, ठीक है। ये आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या प्रेक्षण किया, तो आप देखेंगे कि अपने पास पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है। या अगले दे रखा है ये अच्छे से, और मैं आपको बता दूंगा। अब क्रियाकलाप 1.3 देखते हैं। एक शंकु आकार फ्लास्क, एक फ्लास्क लेना है आपको शंकु के आकार का, ठीक है। एक शंकु आकार फ्लास्क या परखनली, आप फ्लास्क की जगह परखनली भी ले सकते हो, में कुछ दानेदार जिंक लेना है आपको दोस्तों। क्या लेना है आपको, जिंक लेना है, जिंक, ठीक है। तो जिंक लेने के बाद इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है आपको। अब देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में से आप कोई सी भी चीज इसमें मिला सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला सकते हो। सावधानी, आप तो देखो इसमें सावधानी क्या रखनी है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है अपन को। क्यों, क्योंकि अम्ल बहुत अपने लिए विनाशकारी होता है, अम्ल बहुत कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है ना। इस वजह से अम्ल का इस्तेमाल अपन को कैसे करना है, सावधानी से करना है। अब आगे देखिए, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई देता है। अब देखो, आप जो जिंक के जो दाने लेंगे, जिंक को कोई क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, जो अपने पास ये जो जिंक है, जो अपने पास क्या ही है, ये जो जिंक है, इस जिंक को ही क्या बोलते हैं अपन, जिंक को ही अपन जस्ता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, जिंक और जस्ते के दानों के आसपास आपको कुछ होता हुआ दिखाई देता है तो अपन बोलेंगे हाँ, अपन को दिखाई देता है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है, तो अपन बोलेंगे हाँ दोस्तों, इसके तापमान में परिवर्तन होता है। इसमें तापमान का उत्सर्जन होता है, और ऐसी ये भी क्रिया है जिसमें तापमान का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, तापमान का उत्सर्जन होता है, उनको बोलते हैं अपन, तापमान निकलता है ना, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उनको बोलते हैं अपन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं उनके। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं उन्हें, ठीक है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं उन्हें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो अपन बोलेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वहाँ क्या हुई है, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज में रंग में परिवर्तन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि वहाँ भी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अपने पास क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, अगर कहीं भी गैस निकली है अपने पास, गैस निकास को ही अपन उत्सर्जन बोलते हैं। अगर कहीं भी अपने पास गैस निकली है या फिर गैस का उत्सर्जन हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इसके अलावा तापमान में अगर कोई परिवर्तन हुआ है, किसी भी जगह अगर तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पे भी अपन क्या बोलेंगे कि वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये सभी जो 4 पॉइंट है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, ये क्या है अपने पास, ये है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म है। और इनको आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यदि हम अपने आसपास यदि हम अपने आसपास हो रहे यदि हम अपने आसपास हो रहे यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। अगर अपन अपने आसपास चारों ओर देखेंगे, जैसे अपन सांस ले रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, खाना पकता है, और इसके अलावा कागज जलता है, मोमबत्ती भी जलती है,
सब्जी है ना, सब्जी बनती है, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण से दोस्तों मेरा तात्पर्य क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको प्रतीकों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम को जलाया अपन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको अगर मैं प्रतीकात्मक रूप में लिखना चाहूँ तो इसको प्रतीकात्मक रूप में मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीशियम प्लस एम जी प्लस ओ टू, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, एम जी ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा मेरे पास, चूर्ण बनेगा। और ये चूर्ण कौन सी कलर का, तो दोस्तों व्हाइट कलर का। अब ठीक है, अब देखो मैंने ओ के आगे टू क्यों लगाया है, क्योंकि ये अपने पास गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इस वजह से इसके आगे टू लगाया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो गैसें होती है हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है ये, और जो मेटल्स होती है वो हमेशा सिंगल एटम के रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ मैं, तो इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकता हूँ। देखिए, जो लेफ्ट साइड है, या लेफ्ट साइड क्या है, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो कितने, मैग्नीशियम तो एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। लेकिन जो राइट साइड है, मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, राइट साइड में यहाँ पे दो लगा सकता हूँ। अब देखिए, मैग्नीशियम भी दो हो गए और ऑक्सीजन तो दो थे ही अपने पास, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम के आगे आप क्या लगा सकते हो, मैग्नीशियम के आगे आप दो लगा सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया, ये जो अपनी इक्वेशन है ये क्या हो गया अपने पास, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन अपनी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब देखो क्या, अब क्रियाकलाप जो 1.1 था जिसमें अपन ने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हुआ था, तो उसको अपन विवरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अब देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण है वो कैसा हो गया दोस्तों, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे अपन संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है दोस्तों, संक्षिप्त रूप का मतलब होता है इसको छोटा रूप, किससे, कौन से रूप में, इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को कौन से समीकरण में लिखना सबसे सरलतम विधि है, तो आपको ध्यान रखना है रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण में, ये शब्द इंपोर्टेंट है, शब्द समीकरण में लिखना सबसे सरलतम विधि है। कौन सी विधि है, सबसे सरलतम विधि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपको पता होगा, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अपन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया था, बर्न किया था, तो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हुआ था जो व्हाइट कलर का था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, इनमें परिवर्तन हो रहा है ना, तो इनको बोलेंगे अपन अभिकारक। इनको अभिकारक भी बोल सकते हैं, इनको क्रियाकारक भी बोल सकते हैं, इनको अभिकारक भी बोल सकते हैं और इनको क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। दोस्त समझ गए ना आप, क्रियाकारक भी बोल सकते हैं इनको। इसके अलावा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है, अपने पास उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं अपन उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण प्राप्त हुआ था अपन को कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का। आगे बढ़ते हैं अपन। अभिक्रिया 1.1। अब देखो, ये जो अभिक्रिया है इसको क्या नाम दिया अपन ने, इसको अभिक्रिया 1.1 नाम दिया है इसको। ठीक है, अब आगे देखिए, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, अभिकारकों की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अभिकारक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अभिकारक बोलते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लो आप लोग। ठीक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, कौन से पदार्थ, बनने वाले नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, उत्पाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इस बात को भी अंडरलाइन कर लो। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी, अभिकारक की परिभाषा किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए चलो इस चीज को और पढ़ लेते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, देखो शब्द समीकरण होता है, या शब्द समीकरण बोल दो या फिर सूत्र समीकरण बोल दो। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा, जो ये चीज है इसमें, अब जो ये उत्पाद है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है अपने पास,
ये क्या है अपने पास, उत्पाद है, ये उत्पाद है। इनको अभिकारकों में परिवर्तन के बीच, इनके बीच एक कौन सा साइन लगा रहे हैं अपन, तीर का साइन लगा रहे हैं। कौन सा साइन लगा रहे हैं दोस्तों, ये जो तीर का साइन है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। आपने देखा होगा जो अभिकारक है उनको बाईं ओर लिखते हैं और उनके बीच प्लस का साइन लगाते हैं। अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच कौन सा साइन लगाते हैं अपन, प्लस का साइन लगाते हैं। इस प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का साइन लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर उत्पाद है वो भी 1 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे अपन, उनके बीच भी प्लस का साइन लगाएंगे और उन्हें कौन सी तरफ रखेंगे अपन, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। अब ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग, तीर का सिरा किसकी तरफ होता है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। किसको बताता है, तीर का सिरा अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण पढ़ना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।